एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बदलाव से समन्वय संघ की बैठक चल रही है लगातार चित्रकूट में बीते 3 दिनों से, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हुई है, बल्कि संघ कई निर्णय भी लेने जा रहा है। इस निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि या पश्चिम बंगाल की बात करें या बाकी अन्य स्थान जहां से हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां पर कुछ बदलाव भी हुए हैं। लेकिन अब अरुण कुमार तमाम जो समन्वय है वो देखेंगे। नई जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदीप जोशी को सह संपर्क प्रमुख बनाया गया है। चित्रकूट को फ्री जोन बनाने पर सहमति पर भी बदलाव की बात कही गई है और लगभग संघ ने इसकी सहमति दी है। पर सवाल यह है कि आखिर कैसे बदलाव होगा। सीमाओं की जो बात कही जा रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चंपत राय भी वहां पहुंचे थे। आपको याद होगा कि जो मंदिर निर्माण है उसकी भूमि खरीदी में कुछ सवाल उठे थे, उसको लेकर चंपत राय की भी बात हुई है संघ प्रमुख से। और 3 दिन से जो बैठकें चल रही है उसमें यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दो चीजें नजर आएंगी, वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई नजर आएंगी। संघ की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम संघ के पदाधिकारी वहां मौजूद हैं और अलग अलग स्तरों पर बातें चल रही है। कल अंतिम दिन रहेगा 13 तारीख को, और उसके बाद फिर आगे की जो भी चीजें तय होंगी, हो सकता है कि संघ प्रमुख इस पूरे मसले को लेकर बात भी करें, या जो बयान कई दफा सामने आते, जैसा आपने देखा था कि बीच में हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बात कही जाती थी उस पर एक बयान देखने का सामने आया था, उसी तरह क्या संघ के प्रमुख कुछ और कहेंगे, तो नजर इस पर है। लेकिन क्षेत्र प्रचारक बदले गए हैं कई, और कई नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। हर साल जुलाई में प्रांत प्रचारकों की एक बैठक होती है, ये भी उसी बैठक का हिस्सा है। लेकिन एक बड़ी चिंता ये भी जताई गई है कि आखिर संघ में जो आगे प्रचारक नियुक्त किए जाते हैं उसमें कहीं कमी आई है। वजह यही है कि कोविड के कारण बैठकें नहीं हुई। अब उस पर भी विचार चल रहा है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त शंकर लाल तिवारी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, नीलांशु चतुर्वेदी हैं विधायक कांग्रेस के, और अशोक शुक्ला जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। तिवारी साहब, ये जो संघ की बैठक चल रही है, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं, चाहे हम तीसरी लहर की बात करें या देश में कई ऐसी बातें हैं, चाइना को लेकर बातें कही जाती है, पाक को लेकर बातें कही जाती है, और संघ हर मुद्दे पर चर्चा करता है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ जो समन्वयक प्रभारी है उनको बदला गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, संघ की ये परंपरा अनुसार जो बैठक होती है जी, तो ये हमेशा होती रही है, और संघ का कार्य अपने ढंग का सेवा का कार्य, और सेवा के माध्यम से ही समाज को एकजुट रखने का कार्य है। और उसी संबंध में माननीय प्रचारक और माननीय अधिकारी जितने हैं वो सब बार बार बैठते हैं। कोरोना के कारण पूरे देश में जिस ढंग से महामारी आई थी, और उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने और अनुसांगिक संगठनों ने, अनुसांगिक क्षेत्र के अन्य संगठनों ने जो भी काम किए, और जिस ढंग से फ्रंट लाइन में रह करके जब कोई घर के बाहर निकलने को तैयार नहीं था, लोगों को स्वयं का डर था कि अगर कोरोना संक्रामक बीमारी है, पर इसके बावजूद अपनी प्राणों की बाजी लगा करके और संघ के स्वयंसेवक, अन्य अनुसांगिक क्षेत्रों के स्वयंसेवकों ने पूरे देश के अंदर और कोरोना के समय उन्होंने अपनी सेवाएं दी। गरीबों को भोजन कराना, और इसके अलावा वृद्धों की सेवा करना, अन्य प्रकार के सभी काम उन्होंने किए। उसका भी एक आंकलन निश्चित रूप से उस बैठक में हुआ होगा, और बैठक में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। नहीं, आप अधिकृत नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर आप जानते तो है संघ की क्रियाकलाप को, कैसे संघ काम करता है। लेकिन ये भी देख रहे हैं हम कि 2022 में कुछ राज्यों के चुनाव होना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, और एक बात सामने आई है कि चित्रकूट को सीमा मुक्त किया जाए। जी जी, तो क्या जी चित्रकूट क्या है कि चित्रकूट देश के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 12-12.5 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रह करके और वहाँ पर राक्षसों का नाश किया था,
और एक राम राज्य की स्थापना का जो ग्राउंड था वही तैयार हुआ। और चित्रकूट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान है राम जी की, और इस नाते उसको फ्री जोन की बात अगर वहाँ हुई है तो मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ उद्देश्य कुल इतना है कि चित्रकूट का विकास हो। वहाँ की जो मंदाकिनी है और पैशुनी नदी है, 2 नदियाँ हैं, उन 2 नदियों का भी काफी ढंग से रख रखाव हो, और चित्रकूट सर्वसुलभ, देश भर के टूरिस्ट यात्री और धार्मिक लोग वहाँ आते हैं। मैं एक बात आपसे कहूँगा नहीं मनोज जी, वहाँ जो है तो एक बड़ी बात ये जो पता चली है समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी, तीसरी लेयर के लिए भी देश के तमाम लाखों लाख स्वयंसेवकों को कमर कसने के लिए कहा गया है। पहली लहर का अनुभव, दूसरी लहर का अनुभव, और उसमें संघ के स्वयंसेवकों की सेवादारी आगे बढ़ करके, और उसके बाद तीसरी लहर के लिए एक बड़ा फैसला उन्होंने किया है कि देश के अंदर वो लाखों की संख्या में और स्वयंसेवकों का बहुत अच्छी बात है। ये तो ठीक है, सेवा भाव की जरूरत होती, ईश्वर ना करे तीसरी लहर दिखाई दे। नीलांशु जी, आप उसी जगह से आते हैं, क्या आपको लग रहा है कि कई बार जब बड़े लोग पहुंचते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन उस क्षेत्र में हो जाता है, कुछ दिखाई दे रहा है, और संघ प्रमुख वहां है तो हम चित्रकूट को चाहे सीमा से मुक्त करने की बात कही जाए या कई तरह के निर्णयों की चर्चा बहुत है। हमारे सामने पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी मेरे बड़े अग्रज हैं, अभिभावक जैसे हैं। चित्रकूट की चिंता लगातार रहती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो शिविर है चित्रकूट की चिंता के लिए नहीं है। कैसे 5 राज्यों में सरकार बने उसकी चिंतन के लिए ये शिविर है। सीधी बात यह है, मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था कि नागपुर छोड़ के मोहन भागवत जी आरोग्य धाम चित्रकूट में रहने लगे, शायद चित्रकूट का कायाकल्प हो जाए। क्योंकि जैसे ही उनके आने की सुगबुगाहट हुई वैसे ही रोडों में गड्ढों में मिट्टी डाली जाने लगी, नदी के किनारे जेसीबी से कचरा हटाया जाने लगा। 2009 से लेकर 2021 चल रहा, आज तक मंदाकिनी नदी की सीवर लाइन पूरी नहीं हो पाई, आज भी गंदा पानी जा रहा है। ऐसी बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य राज्यों का चुनाव आने लगा तो हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक होने लगा। जब सरकारें नहीं होती हैं तो डीएनए अलग होता है, जब सरकारें होती हैं तो डीएनए एक होने की बात होने लगती है। मैंने भी समय मांगा है, चित्रकूट में हमेशा अतिथियों का स्वागत किया है। मैंने भी उनसे समय के लिए पत्र लिखा है कि मुझे समय दें ताकि मैं आपका आतिथ्य कर पाऊं और चित्रकूट के से संबंधित विषयों पे चर्चा कर सकूं। इस तरह की चर्चा की गई है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो मैंने कहा आपको, ये चित्रकूट की चिंता नहीं है, न भगवान राम की तपोभूमि की चिंता है। ये चिंतन सिर्फ सत्ता पाने का है कि किस प्रकार से अन्य राज्यों में जो स्थितियां हैं, अभी के जो आम जन में जो चर्चा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर 900 है, कोविड में लाखों लाख लोगों की जानें गई हैं, ये सारे विषय इतने हावी है कि सत्ता खिसती हुई दिखाई दे रही है, सरकती हुई दिखाई दे रही है, जो 5 राज्यों में है। ताजा उदाहरण बंगाल का भी था, दमोह उपचुनाव का भी था। तो ये सारी चीजों का चिंतन चल रहा है, ना कि भगवान राम की कोई चिंता चल रही है। जी जी, अशोक शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े। सर, भगवान राम की चिंता तो कर रहे होंगे, और भगवान राम की चिंता के बिना मुझे लग रहा है किसी का उद्धार भी नहीं होगा। बिल्कुल, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में आज जो कुछ भी है उसके आगे पीछे कहीं न कहीं भगवान की कृपा भी है, और इन्हीं भगवान का नाम है राम। चित्रकूट जो है राम चंद्र जी की, भगवान राम की तपोस्थली रही है, और यहाँ पर जो है अब आरएसएस का एक बड़ा चिंतन शिविर चल रहा है। और कल मैं बता दूं, कल यहाँ पे एक आरती भी हुई है, शयन आरती हुई है। ये आरती बिल्कुल गंगा की आरती के तट पर हुई है। ये अलग बात है कि मोहन भागवत जी इसमें शामिल नहीं हुए, सुरक्षा कारणों से उन्होंने खुद को अलग रखा है वहां पर। तो अब मैं आपका पूरा सवाल तो नहीं सुन पाया था, वो थोड़ा देर से जुड़ा हूँ, अगर कुछ और बातें होंगी तो उस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। नहीं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, जैसा आपने कहा कि वहां एक आरती भी हुई, तो क्या ये आरती पहले नहीं होती थी? और चर्चा ये भी है कि चित्रकूट को सीमा मुक्त करने की बात हुई है। ये भी कहा गया है कि कई जो समन्वयक थे उनको बदलने की बात भी हुई है, चाहे अरुण जी की बात करें या फिर हम देख रहे हैं भैया जी जोशी को भी कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई, प्रदीप जोशी को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। ये क्या सब कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है इसको? देखिए, मैं आरएसएस को जो है पूरी तरह से
ये हम नहीं कह सकते कि गैर राजनीतिक संगठन है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने ये खुद ही चर्चा में ये कहा कि एक समन्वयक का पद जो है वो बदला गया है, अब अरुण कुमार जी को दे दिया गया है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आरएसएस जो है राजनीतिक दखल रखता है। ये ठीक है कि वो ये सब काम जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए करता है या उसके भीतर करता है। जहां तक आपने आरती का प्रश्न किया है, आरती वहां पे मंदाकिनी में आरती होती रही है, अमावस्या की आरती हम लोगों ने देखी है वहां पर। लेकिन इस बार जबकि आरएसएस वहां पर कोई चिंतन मनन बैठक कर रहा है, वार्षिक अपनी बैठक कर रहा है, 5 दिवसीय बैठक है ये, मोहन भागवत हैं और जो 50 टॉप लीडर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, और तब गंगा आरती की तर्ज पर मंदाकिनी की आरती जो है निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक फायदा भी होगा आरएसएस को, या उससे जुड़ी जो राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। और जो आपने बदलाव की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस अपने को बदल रहा है। वो उसने अभी केवल समन्वयक नहीं बदला है, इसके पहले उसने गणवेश बदला है। आपको ध्यान होगा पहले इनकी एक हाफ निक्कर होती थी, खाकी होती थी, जिसको 2015 या 16 के आसपास में बदला गया है। आरएसएस का जो है अल्पसंख्यकों के प्रति नजरिया बदला है। अभी उन्होंने समन्वयक बदला है, बैठक का स्थान बदला है, नासिक से निकलकर अब वो यहाँ वहाँ, महाराष्ट्र से निकल के, नागपुर से निकलकर वो यहाँ वहाँ वो बैठकें कर रहे हैं। तो एक मेरे आरएसएस के जो परिचित हैं उन्होंने ये कहा कि लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ नवीनताओं की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए हमने स्थान भी बदला है और थोड़ा सा हमारी सोच में भी बदलाव आया है। ये बदलाव आगे आपको देखने को मिलेगा। जी तिवारी साहब, कुछ कह रहे थे नीलांशु जी, वो कह रहे थे कि ऐसा जब मौका आता है तो फिर डीएनए बदल जाता है, डीएनए एक हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो बदलाव की बात बार बार आ जाती है, और ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की तरफ इस समय अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपने की बात संघ की तरफ से कही गई, क्योंकि जो बहती धारा है उसके साथ ही बहना पड़ेगा, और संघ भी चाहता है कि संघ की जो विचारधारा है, संघ की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच जाए। उसके लिए कहा जा रहा है कि डिजिटल की तरफ अब संघ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, पर नीलांशु मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने अपनी सियासी मजबूरी के चलते सियासी बातें की हैं, और मैं सोचता हूँ ये बहुत ही छोटी बात है कि परम पूजनीय भागवत जी चित्रकूट में रहने लगे, इस टाइप की बातें हैं। या तो वो संघ को जानते नहीं, और जो उनने बात करी सीवेज लाइन की, तो भाई साहब विधायक आप हैं, 2 बार से आप चुनाव जीत रहे हैं, आपके क्षेत्र में सीवेज लाइन मंजूर है, अगर आप उसका काम नहीं करा रहे और सिर्फ बयानबाजी और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। ये बैठक जो है ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी और ये परंपरागत बैठक है, और मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं हो रही है चित्रकूट में। इसके पहले भी एक आधे बैठकें चित्रकूट में हुई हैं और देश के तमाम स्थानों पर ये बैठकें होती रही हैं। और इस नाते उस बैठक में महत्वपूर्ण बात यही हुई है कि कोरोना के मामले को लेकर के जो तीसरी लहर है उसमें एक विशेष कार्यक्रम लेकर के और लाखों की संख्या में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और रही जो आप बार बार बदलाव की बात करते हैं और राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीति का तो सीधा सवाल है कि जो संघ की विचारधारा को समझ करके और उसके अनुकूल पार्टी होगी, राजनीतिक दल होगा। कोई राजनीतिक दल में कोई चुनाव लड़ते नहीं संघ के लोग, संघ के लोग कोई जनप्रतिनिधि बनने के लिए हाथ पैर मारते नहीं। ये सच है कि उनकी भी अपनी इच्छा है और उनका भी अपना सोच है। बीच बीच में संघ से निकलकर लोग आते तो रहते, भारतीय जनता पार्टी में राम माधव जी चले गए फिर वापस हो गए, ऐसे कई सारे नाम हैं। तो देखने तो आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राजनीति होती क्या है, संघ ये तो समझता है। ये सब बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक हैं और इन्होंने राजनीतिक रूप से संघ में काम करते करते इन्होंने राजनीतिक रूप से काम करने का निर्णय लिया और विचारों की दृष्टि से भाजपा को इन्होंने अपने अधिक नजदीक पाया, अपने अनुकूल पाया और इसलिए से बीजेपी में भी काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग बीजेपी में हैं जो संघ से जुड़े रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर जब जनता पार्टी बनी थी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और उस नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, उस समय तमाम समाजवादियों ने और अन्य लोगों ने एक प्रश्न उठाया, जनसंघ विसर्जित करके और जनता पार्टी में शामिल हुआ था अपना सब कुछ खो करके,
और उस समय अटल जी के हाथ में नेतृत्व था। तो एक विषय चलाया कुछ लोगों ने कि ये दोहरी सदस्यता का मामला, और जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, और संघ में भी आप, जबकि संघ की कोई सदस्यता ही नहीं होती, तो संघ स्थान में जाता है, शाखा में शामिल होता है और ध्वज प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, और संघ के कार्यक्रमों को, जो समाज सेवा के कार्यक्रम है, वनवासी बंधुओं के लिए, अनुसूचित जाति के बंधुओं के लिए, अन्य बंधुओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन कामों में लगते हैं लोग। और इस बैठक का भी राजनीतिक अर्थ निकालना, मैं सोचता हूँ, संघ को न जानने वाली बात होगी। आप भले कहिए राजनीतिक अर्थ निकालना ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक अर्थ तो निकलेंगे। मनोज जी, संघ जो आदरणीय तिवारी जी कह रहे हैं कि संघ को नहीं जानता हूँ, मैंने पूज्य नानाजी देशमुख के साथ सीखा है, उनसे समाज सेवा करना। चित्रकूट उनकी कर्म भूमि रही है, उन्हीं के स्कूल में पढ़ा हूँ। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि मुझे भी आता है। उसके बाद कानपुर में दीनदयाल और बेनज़ीर शिक्षा निकेतन पढ़ा हूँ, जहाँ पूज्य नानाजी ने मेरा एडमिशन कराया था। मैं संघ को अच्छे से जानता हूँ। समस्या ये है कि राष्ट्रीय स्तर की ये बैठक है, अच्छी बात है, बैठक होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर में भगवान राम की कर्म भूमि का कोई स्थान है कि वहां पे क्या होना चाहिए? ठीक है, मैं सिटिंग एमएलए हूँ, सिविल लाइन निबड़ ली, लेकिन 15 साल से तो आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। चित्रकूट के लिए 1 इंच का कोई काम किया हो? 84 कोस की परिक्रमा के लिए कोई काम किया हो? राम मंदिर के लिए किया? जन्म से बड़ा कर्म होता है, कर्म भूमि के लिए कुछ किया हो तो बताएं। 3 नदियां हैं, मंदाकिनी, सरयू, पैसली, उसके लिए कुछ किया हो तो बताएं। और मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं कि चित्रकूट को आध्यात्मिक राजधानी घोषित करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम विधानसभा में संकल्प भी लेके आए थे अपनी सरकार से, आने वाले समय में फिर प्रयास करेंगे। जहां सुतीक्षण मुनि, सर्वंग मुनि रहे हों, अगस्त मुनि का आश्रम रहा हो, जो गैबीनाथ और धारकुडी स्वामी जी जैसे संत विराजमान हो, वहां उस भूमि को, जहाँ पे अत्रि अनसुईया का आश्रम हो, जहाँ पे प्रथम गुरुकुल रहा हो, जहाँ पे भगवान अयोध्या के राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया गया हो, जिस भूमि ने बनाया हो, उसको देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और संघ को, भी सब जगह सरकारें। मैंने आपसे बोला ना कि ये चिंता चित्रकूट की नहीं है, ना भगवान राम की कर्म भूमि की, ना यहाँ रहने वाले वनवासी, आदिवासी या आम जन की चिंता है, जो हर अमावस्या के मेले में अपना रोजी रोटी पालते हैं और उसके ऊपर पुलिस लठ चलाती है और मेले को बंद कर दिया जाता है। ना तो दीपावली का मेला जिसमें 25 से 30 लाख लोग आते हैं, आज तक मध्य प्रदेश के कैलेंडर में नहीं है। क्यों नहीं है मध्य प्रदेश के कैलेंडर में? बीच में परिक्रमा में लोगों की डेथ हो जाती है भगदड़ की वजह से, उसके बाद भी जून नहीं रेंगती है। और ना ही वो जो मध्य प्रदेश का कैलेंडर होता है उसमें अमावस्या और दीपावली के मेले हैं, ना ही कुंभ के मेले में हजार करोड़। आपकी सरकार रही थी, आपने प्रयास किए नहीं? मेरी बात सुन लें पूरी। 40% लोग चित्रकूट आते हैं, चित्रकूट के नाम पे, बजट के नाम पे क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये चिंता सिर्फ इस बात की है कि जो बंगाल में झटका लगा है, जो समूह में झटका लगा है, उसका चिंतन है कि हम वापस सत्ता में कैसे बने रहें। पड़ोस में चित्रकूट है, जबरदस्ती ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक बीडीसी लोग, वोट नहीं डालने दिया गया लोगों को। बीडीसी सदस्य को, जो ब्लॉक के सदस्य हैं, उनको विकलांग घोषित कर दिया गया। उनके साथ राइटर जाएगा वोट डालने। पुलिस लक्ष्य के दम पे अपने ये ब्लॉक के अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष बना रही है, बीडीसी बना रही। क्या है? अत्याचार नहीं है तो क्या है? उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश से उठा के लाती है भालचंद्र यादव को, जो अदालत में पेशी करने आया, यूपी में ले जाके इनकाउंटर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है हाई कोर्ट को कि इसको संज्ञान मिले और इसमें आगे कार्रवाई करें। ये है मध्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ले जाके डकैत बना के उसको ठोक दिया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ चिंता चल रही है, चिंतन चल रहा है कि कैसे अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कह रहे हैं कि संघ के लोग कोई चुनाव नहीं। मेरा संघ से बहुत मतलब ऐसा नहीं है, मैं बहुत मानता हूँ। पूज्य नाना जी की के बचपन बीता है हम लोगों का यहाँ पे। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हमने उनके संरक्षण में किया है, उनके स्कूल में पढ़े। हम उनके एक एक चीज को जानते हैं कि कैसे। उनके यहाँ तो कोई ऐसा दलगत कट्टरपंथ नहीं था, सभी पार्टी के लोग जाते थे, सबको एक दिशा मिलती थी। लेकिन आज की डेट में कट्टरपंथ हो रहा है। भारतीय जो कट्टरपंथ हो रहा है, वो कट्टरपंथ देश के लिए हानिकारक है। और इसीलिए अब जो है सरकारें बन गई है। सरकारों तो कट्टरपंथ से दूसरी तरफ जाने की बात कही है, डीएनए की जो आपने चर्चा की थी, तो बदलाव तो दिख रहा है। कट्टरपंथ की वजह से लोगों को समझ में आने लगा कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोरोना में थाली बजवा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, दिया बजवा रहे हैं, वैक्सीन विदेश में ले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जैसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। गंगा किनारे लाशों के
शमशान बने हुए हैं, लाशें चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ नीलांशु जी, जवाब ले लेता हूँ तिवारी साहब से, लेकिन पहले अशोक शुक्ल जी। अशोक जी, ये जो बातें होती है बार बार कि संघ का कोई सीधा दखल तो नहीं होता है, लेकिन दखल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सब देख रहे हैं और उसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कई लोग हैं जो संघ में रहते हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी को में उनको पहुंचाया जाता है, फिर कुछ दिन रहते हैं, फिर संघ में पहुंचाया जाता है वापस। तो सीधी सी बात है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का संपर्क तो है ही, और चुनाव की चर्चा ना हो, चिंतन ना हो, या राम अयोध्या का जो मसला है जिसमें घोटाले की एक बात कही गई भूमि की, उस पर चर्चा ना हो, ये संभव भी नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि डिजिटल की तरफ संघ बढ़ने की बात कह रहा है, तो क्या संघ भी ये समझ रहा है कि बहती धारा के साथ हमें चलना ही पड़ेगा, जब भी संघ की विचारधारा जन जन तक पहुंच पाएगी? देखिए, जब सब कुछ बदल रहा है तो संघ भी बदल रहा है, संघ की सोच भी बदल रही है। संघ अब उदारवादी हो गया है, वो संकीर्ण विचारों से ऊपर आ गया है, वो अल्पसंख्यकों को भी चिंता करता है। और जो एक बात ये हुई कि संघ की राजनीतिक दखल है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जिन्ना का एक प्रकरण हुआ था, इसमें आडवाणी जी से इस्तीफा लेने का जो काम किया था वो संघ ने ही किया था। तब संघ के जो एक कोऑर्डिनेटर थे संजय जोशी जी, वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री होते थे, उन्होंने इस्तीफा लिया था। मोदी जी खुद संघ की पृष्ठभूमि से हैं, तमाम बहुत सारे आपको नेता मिल जाएंगे जो संघ की पृष्ठभूमि से हैं। तो संघ की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आप कहें पूरी भूमिका जो है राजनीति में रहती है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक एजेंडा तय होता है वो संघ के भीतर से तय होता है। ये ठीक है कि इनके यहाँ जो वार्षिक बैठकें होती हैं तो उसमें राजनीतिक एजेंडा नहीं होता है, उस पर चर्चा नहीं होती है, वो अंदर खाने की बातें होती हैं जो बाहर तक नहीं आ पाती हैं। और जो चित्रकूट में जिससे एक शिविर को आप देख रहे हैं जिसमें तमाम तरह की बातें हो रही हैं, जिसमें कभी उन्होंने समन्वयक को बदला है और आपने जैसे कहा कि वो जो शाखाएं होंगी वो ई शाखाएं होंगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ये कोरोना का संक्रमण है और तमाम तरह की चीजें हैं, या अब जो तकनीकी है, आप ये कह सकते हैं कि अब संघ जो है आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके अपना और व्यापक विस्तार करने जा रहा है। ये कहाँ तक पहुंचेगा ये देखना होगा। बिल्कुल। तिवारी साहब कुछ सवाल थे नीलांशु जी के, जवाब दीजिएगा। मैं एक बात नीलांशु को धन्यवाद करूंगा कि उनको नाना जी का नाम याद है, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बता दिया कि पढ़ाई भी की है उन्होंने जी। उन्होंने, हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, उन्होंने उनको प्रार्थना की लाइन भी याद है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद करूंगा। और उनने से बातें कही, उनकी अपनी सोच है, वो गंगा किनारे बोलने लगे, लाशें बोलने लगे, कोरोना बोलने लगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का हर मित्र जब डिबेट में बैठता है या कोई चर्चा करता है तो वो 15 साल की बात करता है। नीलांश जी अपने सीने में हाथ धर के बतावें कि अगर चित्रकूट का कोई नई पहचान बनी है, पुरानी पहचान तो भगवान के नाम की है, हजारों वर्षों से है, पर यदि वहाँ कोई विकास के काम हुए हैं, वहाँ पर कुछ भी हुआ है, तो उसमें संघ और नानाजी देशमुख का ही योगदान है। नानाजी देशमुख जिस दिन से वो कह रहे थे भागवत जी चित्रकूट में रुके, पर जिस दिन चित्रकूट में नानाजी देशमुख के चरण पड़े, उस दिन से चित्रकूट के अंदर और जो विकास के कार्य होने शुरू किए, देश के तमाम लोगों ने वहां आकर के, और जिस ढंग से एक बड़ा विद्यालय, ग्रामोदय विद्यालय, ये परम पूजनीय नानाजी की देन है। और इस तरीके से जो भी काम हुआ, 50 साल तक कांग्रेस राज करती रही, आध्यात्मिक राजधानी बनाते, ये भाषण करना ठीक है, पर 50 साल में चित्रकूट का क्या हुआ, और 15 साल के अंदर चित्रकूट के लिए जो काम हुए हैं, और विशेष करके मैं सरकार की बात तो करूंगा, चाहे वो ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, पर नानाजी देशमुख ने वहाँ विकास की जो कहानी लिखी, गांव गांव में और आदिवासी गांवों में जाकर के तमाम स्वयंसेवकों ने नानाजी के माध्यम से, और जितना लोगों में जागरूकता फैलाई, पीने के पानी का इंतजाम किया, स्वास्थ्य सुविधाओं की वहाँ चिंता करी गई, वह काम मैं सोचता हूँ नीलांशु जी भूल नहीं पाएंगे और न उसे जुटला पाएंगे। अब रहती बात, मैंने पहले भी कहा था कि जनता पार्टी के समय में ये जनता पार्टी का विभाजन ही इसलिए हुआ कि तमाम समाजवादी नेताओं ने और जो कुछ कांग्रेस से आकर के CFD और इन अन्य पार्टियों से आए थे, उन्होंने सवाल उठाया कि दोहरी सदस्यता, और उस समय जनसंघ के जो समर्थक थे, जो जनता पार्टी में शामिल हुए थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी से लेकर के और ग्रामीण अंचल तक, उन सब ने कहा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के स्वयंसेवक रहेंगे,
और यदि आपको जनता पार्टी में लगता है कि हम गलत हैं, और उसके बाद सन 1980 में अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में बम्बई में समुद्र के किनारे भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और मैंने आपको पहले भी कहा कि संघ के विचारों के अनुकूल मजबूत राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और सब में एकता का भाव और देश के लिए अपना। नीलांशु जी जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड में समय पूरा हो रहा। जी, आप गोडसे को मानते हो कि गांधी को मानते हो? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। तिवारी जी, हेलो जी, वो बोल रहे गोडसे भी आ गए, अब बीच में बोल रहे गोडसे को मानते गांधी जी को मानते, वो नहीं बता रहे कि क्या। वो तो आध्यात्मिक राजधानी, भागवत जी वहीं रहने लगे, इस टाइप की बातों से कोई विषय थोड़ी निकल पाता है। गांधी की विचारधारा को मानते हो? संघ क्या मानता है? मैं सोचता हूँ वो संघ की दृष्टि से समझने के लिए पर्याप्त है। और मेरा तो सवाल इतना है कि वहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती, न कोई राजनीतिक नेता को घुसने दिया जाता है। अब इन्होंने एक लेटर लिख दिया, भागवत जी मुझे मिले, और अखबार में छपा दिया। अरे भैया, मेरा सवाल ये मेरा फर्ज है, मैं क्या लिखता हूँ, क्या करता हूँ। मिलने का समय मेरा चित्रकूट जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। मैं तो जो भी अतिथि आएगा उससे मिलने का समय मांगूंगा। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि क्या संघ और आप गोडसे को मानते हो कि गांधी को मानते हो? ऐसा है, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और गांधी को पूरी दुनिया मानती है। नीलांशु जी, अपन भटक जाएंगे, आप जवाब दे दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि आपको समय मिल पाएगा जो आपने पत्र लिखा है? मिल जाएगा तो बहुत सौभाग्य होगा चित्रकूट का। हम चित्रकूट के बारे में उनसे बात करेंगे कि बहुत जरूरी चीजें हैं। नहीं मिलेगा तो ये हम सोचेंगे कि चित्रकूट की चिंता नहीं है। मुझे आशा है कि मिलेगा समय, और मिलना चाहिए। इतना बृहद उनका पर्सनालिटी है, बृहद पूरे देश के चिंतक है। तो चित्रकूट की जो चीजें उनको नहीं पता है, क्योंकि असली चीजें वो उनके पास सामने रखेंगे कि चित्रकूट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे आध्यात्मिक और भगवान राम से जुड़ी हुई चीजें संरक्षित होनी चाहिए, कैसे पहाड़ों को खोद के बॉक्साइट और लेटराइट निकाल के भगवान राम से जुड़ी हुई चीजों को खत्म किया जा रहा है। सारी बातें मैं उनको बताना चाहूंगा ताकि कोई ऐसी सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन संघ की बैठक जारी है और बैठक में कई तरह के निर्णय होते हैं। बात भले कही जाए कि संघ पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, पर हम सब जानते हैं। पर सवाल यही है कि संघ भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। संघ का सभी जानते हैं और तय करता है कि आखिर हिंदुस्तान में किस तरह बढ़ना है आगे, देश में किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे उत्थान करना है, विकास के कार्यों को कैसे बढ़ाना है और किस परिवर्तन से हिंदुस्तान नंबर 1 हो जाए। ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन इस बार चुनाव होना है 5 राज्यों में, जाहिर सी बात है चर्चा होगी। और संघ की बैठक वहां चल रही है जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा, और इसीलिए तो सीमा मुक्त करने की बात कही जा रही। क्या होगा और नजर रहेगी। बदलाव से समन्वय। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।